हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मॉडल सेट नंबर 8 देख रहे हो जो कि आपके किरण पब्लिकेशन का है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। देखिए, इससे पहले आपको किरण पब्लिकेशन का 1 to 7 सेट करवा दिया गया है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट आपका ख़त्म हो चुका है जिसमें कि आपका 20 सेट्स था। और क्राउन पब्लिकेशन का जो बुक है वो भी आपके लिए आ रहा है। क्राउन भी कंटिन्यू आपके लिए रहेगा। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर, जो लोग नए हो एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हैं, तो एबीसी एकेडमी के साथ जुड़ जाइएगा। देखिए, आज तक के डेट में जो आप मॉडल सेट नंबर 8 देख रहे हो, आज तक के डेट में मैथ्स का या रीजनिंग का एक भी क्लास नहीं हुआ है। जो भी फ्रेंड्स नए जुड़ रहे हो या जो पुराने हो, सबके लिए है कि 1 तारीख तक में, आज का डेट आपका 26 है और 4 दिनों में आपको मैथ्स का क्लास अवेलेबल हो जाएगा। मैथ्स का क्लास एक बार चालू होगा, फिर आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल 75 क्वेश्चन ही आप देख पा रहे हैं। और जो देखिए न्यूमेरिकल वगैरह का क्वेश्चन है, काफ़ी सारे फ्रेंड्स का ये भी मैसेज है कि सर न्यूमेरिकल को करवा दीजिए। बिल्कुल करवा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। अगर कोई अच्छा सा बुक 1 से 2 दिनों में होगा तो आ जाएगा और बुक से आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाकर बता दिया जाएगा। ठीक है, कहीं से भी एक सवाल 2 सवाल बताना फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है, समझिए इस बात को। एक सवाल 2 सवाल अगर आपको पहले से पता हो तब तो आप क्वेश्चन देख के बना लेंगे। बट अगर आप नए हो, यानी कि न्यूमेरिकल वगैरह आपको नहीं आता है बनाने, तो अगर बीच का कोई भी एक आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपसे वो बनना पॉसिबल नहीं होगा। और समझाना तो मतलब समझा तो पाएंगे बट आप समझ नहीं पाएंगे, इस बात का यकीन मानिए। इसीलिए आप जानते हैं कोई भी चीज़ जो होता है एक नंबर से सीरियल वाइज अगर आप चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए 2-4 दिन, उसके लिए भी एक अच्छा सा बुक लेकर आपको अच्छे से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा अच्छे से आपका न्यूमेरिकल वगैरह भी बता दिया जाएगा। ठीक है, और काफ़ी सारे फ्रेंड्स का मैसेज था कि सर लूसेंट को करवा दीजिए, लूसेंट बुक। ठीक है, तो आप लोगों से एक सवाल है, बताइएगा। अगर आप लोगों को लूसेंट को देखना हो, रीड करना हो, तो आप बताइएगा। लूसेंट मैक्सिमम लोगों के पास होगा, 90% ऐसे फ्रेंड्स आप लोग होंगे जो अपने पास लूसेंट बुक को ज़रूर रखे होंगे। बट पढ़ना उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि हार्ड रहता है। पढ़ पाएंगे जितना इजी वे में, बोर भी फील हो जाएंगे आप उतना ही जल्दी। तो लूसेंट भी थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होता है। अगर आप कहेंगे तो लूसेंट का भी क्लास आपके लिए नेक्स्ट क्लास से ही, अगर कहेंगे तो लूसेंट को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप बताइएगा लूसेंट का अगर क्लास चाहिए होगा, या तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मैसेज करके आप बता दीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे आप बताएंगे। ठीक है, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बताना है कि स्वर्ण पदक विजेता नाम क्या है। खिलाड़ी जो है दीपिका पल्लिकल और जोशना चिनप्पा, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। देखिए, जो लोग नए हों वो एक बात और सुन लीजिएगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा सबसे पहले। ठीक है, 9576843550 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप टेलीग्राम से जुड़िए, सारा पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए, टेलीग्राम आप नहीं चलाते हैं, तो फिर आप इस नंबर को नोट करेंगे, इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्क्वैश खेल से ये दोनों जुड़े हुए हैं। कौन? तो दीपिका पल्लिकल और जोशना चिनप्पा, ये दोनों जो है ना स्क्वैश से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। WTO का पूरा नाम क्या है? नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए WTO का पूरा नाम अगर पूछेगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 3 देख लीजिए, बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको कि सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है। सबसे अधिक समय आपसे पूछा है, तो देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकेंड है सही। बृहस्पति को सबसे ज़्यादा लगता है, ध्यान रखेंगे। देखिए, सूर्य के चारों ओर एक चक्र को पूरा करने में अगर पृथ्वी के बारे में आपसे पूछता है, पृथ्वी जैसे फर्स्ट ही दिया हुआ है ना, तो 365 दिन। ठीक है, 5 घंटे 5 आवर्स और 48 यानी कि 48 मिनट, और सेकेंड में भी आप जान लीजिए 48 सेकेंड लगता है। ठीक है, 365 मतलब दिन हो गया, 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकेंड लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, शुक्र के बारे में। शुक्र को 224.7 दिन लगता है। ठीक है, अगर मंगल के बारे में पूछे तो देखिए, मंगल ग्रह को सूर्य के चारों अगर पूछेगा, चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो मंगल को ना 687 दिन लगता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है बृहस्पति, तो बृहस्पति को ना 11.86 पृथ्वी वर्ष
लगता है, ठीक है, एक बार चक्कर लगाने में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे है सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए नंबर 4 है, शिक्षक दिवस के बारे में बताइए किस दिन मनाया जाता है। तो नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक दिवस जो है आप नंबर 3 5 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। देखिए वर्ष 1962 यानी कि 1962 से ना 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे क्यों, तो यह जो है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पे मनाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, वर्ष 1952 से लेके 1900 जो आपका 62 था, यानी कि 10 साल का टर्म रहा था, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। फिर 62 में ये राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है। 1962 से लेके 67 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, कहाँ के, भारत के रहे थे। नंबर 5, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई अगर डेट पूछे कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को, ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह लड़ाई हुआ था, ठीक है। नंबर 6 है, किसने भारत की पहली स्वदेशी फिल्म जिसका कि नाम है राजा हरिश्चंद्र, इसका निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दादा साहब फाल्के के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स एक बात और समझिएगा, जैसे कि अभी आपने BSSC 3rd ग्रेजुएशन लेवल का जो आपने फॉर्म भरा है ना, बहुत ही जल्द, मानिए तो मई है ना, नेक्स्ट मंथ जून में हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कि जून में इंटर लेवल का भी वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। जून में इंटर लेवल का वैकेंसी के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एक शायद लास्ट का कुछ फॉर्मेलिटी होता है कि DM सबसे मतलब सर से साइन वगैरह कुछ करवाना होता है, एक लास्ट प्रोसेस बचा है। बहुत ही जल्द आपको BSSC इंटर लेवल भी आ रहा है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हो, थोड़ा अच्छे से तैयारी करिए। पहले भी प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार आपको बताया गया था, जो भी सवाल आप देख रहे हैं एक एक सवाल को अच्छे से कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपने देखा ऑप्शन नंबर C तीसरा वाला यहाँ पे राइट आंसर है, तो अगर ये तो बहुत इजी है, आपको ये याद होगा। जो थोड़ा बहुत हार्ड लगे उससे भी आप याद कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर जरूर करिएगा, PDF लेकर पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा अच्छे से अगर आप मेहनत स्टार्टिंग में अभी कर देते हैं, तो इंटर लेवल का जो वैकेंसी आएगा उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसीलिए अभी थोड़ा अच्छे से तैयारी करिएगा अपने ग्रेजुएशन वाले के लिए, और इंटर वाला जो वैकेंसी आएगा दोनों के लिए थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नंबर 8 देखिए, बताना है कि तमाशा कहाँ का सामाजिक क्षेत्रीय लोकमंच जो ये मतलब क्षेत्रीय लोकमंच है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महाराष्ट्र का है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, नॉर्मली क्या होता है ना कि यहाँ पे डांस के साथ ना मराठी थिएटर का एक कहिए कि पारंपरिक मतलब तमाशा जो है लोक नृत्य लोकमंच के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 राइट आंसर होगा। यहाँ पे इन चारों में से बताइए कि त्रिपुरा की राजधानी है कौन सी। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। UNO के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। नंबर 1 हो जाएगा, 5 अस्थायी सदस्य और 10 होते हैं जो अस्थायी रहते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या लिखा गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु कितना वर्ष निर्धारित की गई है। तो देखिए नंबर 12 का ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा, 18 वर्ष है। समझिएगा थोड़ा सा ना, क्या था पहले 1989 में यानी कि 1989 ईस्वी में ना 89 तक नॉर्मली जो वोट देने का अधिकार था ना वो 21 साल के एज में मिलता था, बट इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये जो किस संविधान संशोधन में किया गया था यह पूछेगा, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष वोट देने का अधिकार को कर दिया गया है। आदिवासी महासभा का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर 1 1938 में आदिवासी महासभा का गठन पूछेगा तो 1938 यानी 1938 में हुआ था। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था किसने।
14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मजहरुल हक के द्वारा मदरलैंड अखबार चालू किया गया था। फ्रेंड्स देखिए एक बात और यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना भी, ये जो आपका बीएसएससी के लिए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट करवाया गया, आपको वहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे मिलेगा जो मिलता जुलता रहेगा, कुछ ही क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं मिलेगा। तो अब अगर आप एक भी प्रैक्टिस सेट डीप डिस्कशन के साथ अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मानिए कि 50% टेंशन आपका ख़त्म हो जाता है। पढ़ना जो है ना एक तरह से 50% ख़त्म हो जाएगा प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग। बट अगर आपको ज़्यादा अच्छा पढ़ना हो, एकदम 100% पढ़ना हो, अभी टाइम है आपके पास, तो आप लूसेंट को देखते रहिएगा। अगर लूसेंट आपके पास हो तो आप उसे ज़रूर पढ़ते रहिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए था, 1 था, मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। नंबर 15 है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए जहांदार शाह जो है ना पहला मुगल सम्राट था, जिसे आप क्या कहते हैं, कठपुतली सम्राट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका शासनकाल बस थोड़ा सा ही टाइम के लिए रहा था, यानी कि 1712 से लेकर 1713 साल तक ही रहा था, मतलब 1 साल का ही कहिए इनका टर्म रहा था। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य बताइए क्या है? नंबर फर्स्ट सारंगी बजाते हैं। कौन? बिंदा खान के बारे में पूछेगा क्या बजाते हैं तो वो सारंगी वादक हैं। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? नंबर सेकेंड बहुकारक का सिद्धांत आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री नाम क्या था? तो नाम देख लीजिए, वेस्टर्न नाम था उनका। ठीक है, इनके द्वारा ना वेस्टर्न ने मतलब नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत क्यों दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकेंड राइट आंसर है। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? नंबर 3 हो जाएगा, एडमिरल होता है। नंबर कौन सा? सबसे उच्च पोस्ट पर। ध्यान रखेंगे, आपको पता है नौसेना किसी भी देश का मतलब कहिए कि समुद्री सेना को कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा एयर चीफ मार्शल तो ध्यान रखिएगा एयर चीफ मार्शल वायुसेना के अधिकारी होते हैं। ठीक है, नंबर 19 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बताना। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के मतलब पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना डॉलर वगैरह का जो दिया हुआ है ये तो बिल्कुल था नहीं। भू राजस्व में 50% की कमी करना यह था। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना भी आपका कहिए कि रहा था। तो आपका दूसरा और तीसरा वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। साथ ही साथ देखिए जैसे शराब वगैरह था ना, जैसे मदिरा कहते हैं, वो सब को बैन करने का नियम किया गया था, मतलब गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ज़मीन का लगान आधा करने के लिए, फिर आपका जैसे सेना के जो खर्च में 50% की कमी करने के लिए कहा गया था। विदेशी कपड़ा के आयात पर रोक लगाने के लिए, और जैसे भारतीय समुद्री तट है यहाँ पर बस भारतीय जहाज के मतलब जहाज रहे सुरक्षित रहे यह, और उसके साथ ही साथ आप कहिए कि जो ऑप्शन ये राजनीतिक कैदी है इसको रिहा करना वगैरह। और आपको पता है कि गुप्तचर पुलिस वगैरह भी रहता था, तो उसे हटाने का मतलब कहिए कि हटाने के लिए कहा गया था गांधी जी के द्वारा। और एक आप ले लीजिए जैसे में कि आत्मरक्षा के लिए ना कहा गया था कि मतलब हथियार रख सके इंसान, हथियार रख सके, इसका लाइसेंस देने का प्रबंध किया जाए। ये सारे गांधी जी के द्वारा 11 तरह का टोटल मांग रखा गया था। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है कि कब? आपको प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन बताया गया था। तो नंबर सेकेंड हो जाएगा 21 जून को। ध्यान रखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछेगा ना तो आपको 21 जून बताना है। ठीक है, और 21 जून को ना उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी नहीं उत्तरी गोलार्ध में अगर बताना होगा ना तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून के ही दिन को। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है। किस देश की राजधानी कहाँ पे है बताना है। देखिए यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर पूछेगा तंजानिया की राजधानी बताइए तो देखिए संयुक्त गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप का एक कहिए कि देश है। ठीक है, कौन? तंजानिया। तंजानिया पूछेगा इसकी राजधानी तो आपको बताना है नंबर तीसरा वाला डोडोमा जो है ना ये तंजानिया की राजधानी है। ठीक है, केन्या जो है पूर्वी अफ्रीका का एक देश है और इसकी राजधानी अगर पूछेगा
तो नैरोबी आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका जैसे नामीबिया है, तो नामीबिया एक मतलब की जो राजधानी है ना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विंड होयक जो है ये नामीबिया की राजधानी है। और मोरक्को जो आपका बच रहा है ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, रवात है। ध्यान रखिएगा, देश और उसकी राजधानी आपको याद रखना ही रखना है। नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ था इसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो नंबर फर्स्ट सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए बताइए कि निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो निम्बस जो है पूछेगा किस मेघ को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वर्षा मेघ को दर्शाता है। कौन? तो निम्बस। नंबर 24 है, कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है किससे किसके बीच में चलती है? नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, वैंकूवर और हैलिफैक्स के बीच में चलती है। कौन सी? तो कनाडियन पैसिफिक रेलवे। बताइए कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास रहता है। किसी भी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए किसी भी एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो तो यह जो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को ही दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? काफ़ी बार बताया जा चुका है, बताइए। देखिए यहाँ पे तीसरा हो जाएगा अनुच्छेद 213 के अकॉर्डिंग, समझिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अकॉर्डिंग है ना, राज्यपाल को, ये ध्यान रख लीजिएगा, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। निम्न में से कौन सी किताब है जो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, ये बताना है। एक ऐसा कोई है इसमें से, तो नंबर तीसरा द गोल्डन बर्ड जो है ना, ये सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक है। यह पूछे अगर कि कब प्रकाशित हुआ था, सबसे पहले ये देख लीजिए द गोल्डन बर्ड के बारे में अगर पूछेगा तो यह जो है ना 1905 में, नहीं एक मिनट, ये 1905 नहीं 1912 में द ब्रोकिंग विंग हुआ था। 1912 में द गोल्डन ये हुआ था आपका, गिरबन नाम था उनका, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ना आपका गिरबन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। गिरबन के द्वारा यह लिखा गया था। बाद बाकी द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, यह तीनों किताब जो है ना ये सरोजिनी नायडू के द्वारा ही लिखा गया था, बट द गोल्डन बर्ड जो है ये गिरबन के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख जो है मतलब विशेषता है, मतलब किसे आप मिश्रित खेती के रूप में जानेंगे? तो 28 का ऑप्शन नंबर तीसरा, देखिए पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना को आप क्या कहते हैं? मिश्रित खेती के नाम से आप जानते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार, ठीक है, समाचार पत्र महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो नंबर यहाँ पे आपका ना 4 हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के द्वारा ही कहिए कि यह चालू किया जाता है और महिलाओं के लिए मतलब जागरूकता फैलाने के लिए यह एक कहिए कि समाचार पत्र जो कि वर्ष 2008 से यह चालू है अभी तक, ठीक है। गांव वगैरह का या जो आसपास का एरिया है वहाँ पर वहाँ का जो खास मुद्दा होता है ना, उसी के लिए यह समाचार पत्र बहिनी दरबार चलाया जाता है। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? नंबर 30 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ध्यान रखेंगे आदि ग्रंथ सिख संप्रदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संपादक अगर संपादन पूछे तो सिख धर्म के जो ये है ना 5वें गुरु रहे थे, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए 5वें गुरु रहे थे, ठीक है। नाम क्या था? तो श्री गुरु अर्जुन देव, इन्हीं के द्वारा यह किया गया था, ध्यान रख लीजिएगा। इसका अगर पहला प्रकाशन सन वगैरह पूछेगा तो 1604 ईस्वी में यह किया गया था, ठीक है। अगर पूछे कि इसमें टोटल पेज कितना है, पृष्ठ, तो ये आपको शायद नहीं पता होगा, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। 1430 पेजों का यह कहिए कि एक प्रमुख मतलब ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। बताइए कि तुलुब राजवंश की जो स्थापना है ये किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा नरसा नायक के द्वारा। ध्यान रखेंगे तुलुब राजवंश विजयनगर साम्राज्य का ही ना तीसरा राजवंश था, ये ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि इसकी जो मतलब स्थापना है किसने किया था तो नरसा नायक के द्वारा यह किया गया था। या तो आपको पता ही होगा दक्षिण भारत का मतलब कहिए कि
एक कहिए कि राजवंश था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन कौन था? तो 32 का ऑप्शन नंबर तीसरा मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। भारत में अगर पूछे कि प्रथम मुस्लिम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो 711 ईस्वी में ही ना ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। बट वो क्या हुआ था, हार गया था, ये भी ध्यान रखिएगा 711 में। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, बताइए, यहाँ पे उपवेद पूछा है, नहीं है। नंबर यहाँ पे ना आपका 4 हो जाएगा, योग वेद नहीं है, ठीक है। देखिए हिंदू, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, हिंदू धर्म के मुख्य वेद जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, ठीक है। यहीं से मतलब कहिए कि निकला हुआ कुछ मतलब ऐसा मतलब पाठ है ना, ज्ञान का बात है, जिसे आप उपवेद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उपवेद अगर पूछेगा कौन कौन सा है, तो देखिए जैसे आपका धनुर्वेद है ना, ये हो जाएगा। फिर आपका आयुर्वेद भी होता है। उसके बाद आपका शस्त्र शास्त्र यहाँ पे दिया हुआ ना, तो आपका शस्त्र शास्त्र भी आता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो योग वेद है, ये योग वेद नहीं आता है, ये ध्यान रखेंगे। नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस एक देश से भूमध्य रेखा गुजरती है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 34 का ना ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर क्या होता है, भूमध्य रेखा गुजरती है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे उपवेद नहीं है पूछा है ना, तो सबसे पहले आप तो यहाँ पे धनुर्वेद देख लिए, आयुर्वेद देख लिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे शास्त्र शास्त्र करके दिया हुआ है ना, तो इसको इसके बदले आप ऐसे समझ लीजिए कि आप इसे स्थापत्य वेद कह सकते हैं। स्थापत्य एक वेद हो जाएगा आपका, ठीक है। नंबर ये आपका तीसरा हो गया, ये पहला था, ये दूसरा मान लीजिए तीसरा। और आपका एक है गंधर्व वेद, जो कि आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। गंधर्व वेद भी है आपका। तो यह 4 आप ध्यान रखेंगे, यह 4 उपवेद है। नंबर 35 है एक कुकी इंच, बताइए कि क्या होगा यहाँ पे। तो नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। कौन? एक कुकी, वेबसाइट के द्वारा जो डेटा वगैरह भेजा जाता है ना, उसका मतलब छोटा सा पार्ट के रूप में कहिए कि ये ब्राउजर के ही द्वारा ब्राउजर में जो रह जाता है, उसे आप एक कुकीज़ कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कुकीज़ लिखा रहता है, तो ये कुकी वही है, ये ध्यान रखिएगा। क्रोम वगैरह गूगल वगैरह आप यूज करते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर बताइए कितना था। नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर 51.5% वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा JV रामकृष्णा, ध्यान रखेंगे। विनिवेश आयोग के अगर पूछेगा आपसे ना कि मतलब स्थापना के बारे में, तो 1996 में किया गया था। JV रामकृष्ण इसके पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके, ये ध्यान रखेंगे, JV रामकृष्णा। बताइए कि केजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ पर। 38 का ऑप्शन नंबर देखिए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन तीनों जगह पर कौन सा, तो केजाइल कुम रेगिस्तान ये फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। नंबर 38 का आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ना केजाइल कुम मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर, तो मध्य एशिया। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। 39 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वृक्षनुमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जैसे अपवाह तंत्र पूछा ना, तो समझिएगा दक्षिण भारत की नदियाँ जैसे कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारे ना वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। अपवाह तंत्र के अकॉर्डिंग ही ये आता है, ध्यान रखिएगा। गया के कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था। नंबर सेकेंड व्यक्तिगत सत्याग्रह रहा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नई प्रस्तावित मूल स्थितीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई है। 41 का ऑप्शन नंबर प्याज और आलू के लिए रखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा और पांचवा वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2014-15 में ना कृषि विभाग के मतलब द्वारा कहिए कि बढ़ते हुए मूल्य वगैरह को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना की शुरू की गई है। इसमें आलू प्याज को ही रखा गया है। यहाँ पे आपको मैच करना है सूची को 42 का।
चलिए यहाँ पे आप छोटा स्क्रीन में थोड़ा सा देखने का कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैच करना है, तो थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, देखिए इंडियन जो आपका ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी है ना, ठीक है, जो आपका फर्स्ट नंबर दिख रहा है, यह कहाँ पर है, यह आपके हापुड़ में है, ठीक है। इसकी स्थापना अगर पूछेगा 1958 में किया गया था, आपको पढ़ के बता दिया जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपके हापुड़ में है, ठीक है। फिर आपका जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संगठन है, अगर ये पूछेगा कहाँ पर है, तो ये देखिए आपका नोएडा में है ये, ठीक है। नंबर बी का यहाँ पे आपका नोएडा में है। फ्रेंड्स देखिए पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप तो अच्छे से यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, आपको ये याद कर लेना है, ध्यान रखिएगा, इसको याद करना है आपको। तो नंबर सेकेंड हो गया। अब देखिए नंबर थर्ड में गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान कहाँ पर है, तो नंबर सी का आपको बताना है। तो ये आपका इलाहाबाद में है, ठीक है। ये जो है ना आपका, ये कहाँ पर है, तो इलाहाबाद में है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान बचा, ये कहाँ पर है, तो आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है, कौन सा, तो देखिए यहाँ पे इलाहाबाद हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हुआ फ्रेंड्स, इसे आप थोड़ा सा अच्छे से पीडीएफ के थ्रू भी आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। जो भी था वैसे आपको पढ़ के बता दिया गया। देखिए 43 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, बताइए। तो 43 का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे ज़्यादा बारिश वगैरह यहीं पे होता है, बहुत सारा, मतलब कहिए कि ये किशनगंज के बारे में बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर, तो किशनगंज में। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो किशनगंज है। निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है, उपयुक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है, इन तीनों में से कौन, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे आपका 45 नंबर है, निम्न पर विचार करें, इसके बाद आपका कुछ तो वैसे दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे क्या विचार करने के लिए कहा गया ये कुछ पता चल नहीं रहा है। तो 45 को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए 46, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है कब तक, नंबर 4 हो जाएगा, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक, ठीक है। बताना है कि ठट्टेकर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो 47 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, केरल में है, ध्यान रखेंगे। और यह 12 किलोमीटर के एरिया में ना फैला हुआ है, यह भी ध्यान रखेंगे, कितना, तो 12 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है, लास्ट वाले क्लास में आपको बताया गया था, तो यहाँ पे आपको बताना है, तो क्या होगा राइट आंसर, नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे ब्राज़ील जो है ना ये 5वें स्थान पर है। सबसे पहले कौन सा, रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर आपके जो ये ब्राज़ील आता है, ठीक है। बताइए कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही आपको दिख रहा है, 49 का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, नहीं 1/6 को करता है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। वह आंग्ल इंडियन के बारे में क्या जो कहा है, देखिए नंबर आपका जो सेकंड है, आंग्ल इंडियन समुदाय के राज्य की विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, यह भी आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, पूछा है कौन सा कथन सही है ना, तो यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। नंबर 50, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है, तो नंबर यहाँ पे आपका ना चौथा हो जाएगा, अनुसूची 4 में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपको 1972 का अधिनियम के अकॉर्डिंग आता है। नहीं 1 मिनट देख लीजिएगा क्या पूछा था, 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान किया गया है ना, तो आपका यहाँ पे
अनुसूची 1 और अनुसूची 2 दोनों में किया गया है। तो यहाँ पे आपका ना अनुसूची 1 और 2 ये दोनों आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, होगा, होना नहीं चाहिए, होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको साइंस से अब देखिए बताना है कि साइकिल और कारों में बॉल वायरिंग का जो प्रयोग होता है वो क्यों होता है बताइए। क्योंकि ना नंबर तीसरा, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का जो प्रभावी क्षेत्र है वो घट जाता है, इसलिए किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, संस्पर्श जो आपका क्षेत्र के घटने से ना घर्षण बल कम लगता है, इसीलिए क्या होता है कि बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। इनमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा, पिकनो क्लाइन जो है आपका ये दर्शाता है, निकाय में घनत्व प्रवणता को ये दर्शाता है। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। देखिए नंबर 53 आपको बताना है कि SMPS का विस्तारण है, मतलब आपको इसका फुल फॉर्म बताना है 53 का। तो इसका ना SMPS का पूरा नाम ना स्विच मोड पावर सप्लाई होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का जो गलनांक है वो 5 डिग्री है। ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है कि एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का जो गलनांक है 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सेंटीग्रेड है। एक मतलब और बताना, और जल का जो क्वथनांक है 95 डिग्री है। यदि यह थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री ज्ञात करता हो तो वस्तु का सही ताप आपको बताना है, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। ठीक है, नंबर 55 है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध वायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय है कि, और देखिए यहाँ पे समझिएगा क्या कह रहा है। जैसे एक रेडियोधर्मी पदार्थ पूछा तो आप ले लीजिए सबसे पहले कपूर के बारे में समझिए। जैसे कपूर है, ये आपका रेडियोधर्मी पदार्थ में आता है। अर्ध वायु 10 दिन है, कहने का मतलब जो इसका समझिएगा आधा वाला पार्ट है, मान लीजिए इतना दूर का, ये उड़ जाता है 10 दिन में। या नहीं तो फिर आप ऐसे लीजिए, अगर इस तरह से मोटा है ये तो समझिए कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये मानिए कि हवा में जो है ना उड़ गया। ठीक है, नीचे वाला पार्ट इतना बच रहा है। ये जो ऊपर वाला कह रहा है कि गला ना उड़ा ना, ये 10 दिन में उड़ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो ये वाला पार्ट है ये कितने दिन में गलेगा। आधा आधा जब उसका गलने का ये है ना, मतलब आधा वो गलता है, तो इसको गलने में, अब आपको ना इसका आधा गलने में पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। तो इसको गलने में 2 पार्ट में ये टाइम गलेगा, मतलब कि 20 दिनों में इसका पूरा, मतलब 20 दिनों में नहीं, फिर ये 10 दिन में आधा गलेगा। ऐसे समझिएगा, अगर आधा ये वाला पार्ट 10 दिन में गलता है तो जो बच्चा नीचे वाला पार्ट, बस इतना के बारे में आप समझिए। इसको गलने में अब क्या लगेगा, जो आधा वाला पार्ट ऊपर का ख़त्म हो गया उसे आप भूल जाइए। अगर आपका एक नया ये फ्रेश कपूर है, इसको जलने में कितना टाइम लगेगा उड़ने में, तो आधा ये फिर जो है ना उड़ेगा 10 ही दिन में, फिर आपका आधा यहाँ पे बच जाएगा। इस प्रोसेस को आप समझिएगा। तो यहाँ पे इसीलिए आपका क्या होगा, पूछा है कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो पदार्थ का जो आपका 3/4 भाग का विघटन दिया हुआ, नंबर तीसरा वाला देखिएगा, पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, अगर ये आपका कपूर है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि ए वाला सेक्शन जो है ना, ये आपका उड़ जाता है 10 दिन में। तो जब ये उड़ गया ये तो गायब हो गया, इसे आप भूल जाइए। बच रहा है कौन सा, ये नीचे वाला पार्ट जो आपका यहाँ पे बी लिखा जा रहा है कि यानी एक सॉलिड इतना बच रहा है। अब इसको कह रहा है उड़ने के बारे में, तो इसका भी आधा वाला पार्ट उड़ेगा 10 दिनों में ना। तो देखिए यहाँ पे कितना पार्ट अब बचेगा, बस 1/4 पार्ट बचेगा, क्योंकि आधा यहाँ पे ए वाला पार्ट पूरा का पूरा आधा और उड़ गया, एक कोना उसका जो आधा यहाँ पे ये भी उड़ गया। एक नीचे वाला जो पार्ट बच रहा है ये आपका 1/4 भाग ही बच रहा है, यानी कि 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। 20 दिन में ये उड़ जाएगा। फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे और देख लीजिएगा, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है आपको करवाया जाएगा, स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था, इस तरह का सारा क्वेश्चन को आपको अच्छे से, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा उस वक्त, फुल एनर्जी के साथ आपको बताया जाएगा, बहुत ही जल्द बताया जाएगा, इस बात का भी भरोसा रखिएगा। बताना है कि 1 आउंस बराबर होता है कितने के, तो 56 का। 1 आउंस बराबर पूछा ना, नंबर आपका सेकेंड 28.35
ग्राम होता है 1 आउंस बराबर। अगर 1 पाउंड बराबर आपसे पूछ लेता, आउंस के बदला यहाँ पे आप मान लीजिए आप पाउंड पूछ लेगा, पूछ ही सकता है, तो 453 ग्राम होता है, ठीक है। जो कि अगर आउंस में पूछेगा तो ये आपका 16 आउंस हो जाता है, ठीक है। आप जानते हैं एक बैरल में कितना होता है, 159 लीटर होता है। अतिचालक का लक्षण है, क्या लक्षण है, नंबर तीसरा हो जाएगा, शून्य पारगम्यता होता है, अतिचालक का लक्षण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि भारत में विद्युत वितरण कंपनियां खपत की गणना KWH यानी किलोवाट आवर में करती है। यह असही है कि नहीं है, तो बिल्कुल यह सही है। भारत में विद्युत प्रणाली 60 हॉर्स आवृत्ति पर काम करती है, ये सही है कि नहीं, तो भारत में ना विद्युत प्रणाली जो है ना 60 नहीं बल्कि 50 हॉर्स पर काम करती है। तो यहाँ पे आपका गलत है, ऑप्शन ए सही है बट बी यहाँ पे गलत है। देखिए 59 बताना है कि 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका 0.5 A है। इस बल्ब की शक्ति पूछा है, पावर आपसे पूछा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे है ना समझिएगा, वोल्ट आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट है, ठीक है। आई आपका यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 0.5 एम्पेयर दिया हुआ है। शक्ति यानी कि पावर आपसे पूछा है ना, तो इसका V इंटू आई होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं। तो 220 गुने 0.5 करेंगे, ये पॉइंट हटेगा नीचे, मान लीजिए आपका ऐसे 0 आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, 0 0 कट जाएगा। 22 इंटू 5 यानी 22 गुना 5 आप करेंगे तो 110 वाट आपका बन के आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर तो आपको आराम से हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए कह रहा है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है ना, तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण क्या है बताइए। तो इसका क्या है ना कारण कि ध्वनि का जो वेग है इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए उसे 2 बार सुनाई देता है, ठीक है। नंबर 61 आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन और कारण है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। क्या ये सही है? अब देखिए नेक्स्ट, बर्फ एक दुर्बल चालक है, क्या ये सही है? बिल्कुल, ए और जो आपका ना आर है ये दोनों सही है, और दोनों एक दूसरे का मतलब कहिए कि मतलब सेटिस्फाई करता है एक दूसरे को ये कंडीशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखिए, नंबर फर्स्ट ए और आर दोनों सही है, तथा आर एक, हाँ ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 62 देखना है, जब 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या बताइए कितना हो जाएगा। नंबर 4 अनंत होगा। बताइए कि एक लड़का जूते पहने हुए है, ठीक है, उसका प्रत्येक जूता जमीन के साथ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र के संपर्क में आता है, तब जब यह दोनों पैरों को जमीन पर रख देता है तो 9000 nm स्क्वायर का दाब उत्पन्न करता है, ठीक है। शरीर का द्रव्यमान आपसे पूछा है, क्या होगा? तो यहाँ पे द्रव्यमान आप निकालेंगे फॉर्मूला से, तो आपका ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे 35 नहीं, ऑप्शन नंबर आप जब निकालेंगे तो नंबर तीसरा 36 kg यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए नंबर 64 देखते हैं, पारा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है, ठीक है, कैसे? तो ऑप्शन नंबर 4 आकाश तरंगों के रूप में, ध्यान रखेंगे, पारा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है, कैसे? आकाश तरंगों के रूप में किया जाता है। नंबर 65 आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन किस तरह का है, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो समझिएगा। प्रथम श्रेणी, दूसरा श्रेणी और तीसरा श्रेणी का जो उत्तोलक वगैरह होता है ना, प्रथम श्रेणी में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका जो कैंची है, पिलास है, ये आता है प्रथम श्रेणी में, ठीक है। सेकेंड में आपका सरौता आता है, ठीक है, सेकेंड में आपका सरौता वगैरह आता है। और तीसरे में आपका क्या आ जाएगा, तो तीसरा में आता है जैसे चिमटा वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना समझिए, चिमटा जो आप पकड़ते हैं यानी रोटी बनाने वाला, वो किस तरीके से, तो देखिए उसका जो फिगर अगर आप बनाना चाहें तो कुछ इस तरह का होता है चिमटा का, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। इस वाले पार्ट से आप यहाँ पे बीच में रोटी वगैरह रखते हैं। आदमी यहाँ पे नहीं पकड़ता है,
बीच में पकड़ा जाता है, ठीक है, जो बीच में पकड़ा जाता है ना, ध्यान दीजिए, आप बीच में पकड़ते हैं तब आपको यहाँ पे रोटी को आप उठा सकते हैं, पलट सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। तो ये आपका तीसरा श्रेणी में आता है, ठीक है। दूसरा श्रेणी में जैसे सरोता आता है, तो सरोता का अगर फिगर बनाना चाहें नॉर्मली शायद इसी तरह का होता है ना, कुछ इस तरह का, ठीक है, सरोता का। और यहाँ पे बीच में आप यहाँ पे सुपारी वगैरह रखते हैं, फोर्स यहाँ पे लगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे द्वितीय श्रेणी में। और प्रथम श्रेणी में जैसे कैंची और प्लास आता है, तो कैंची में आप इस तरह से बनेगा ना फिगर कैंची। तो कैंची में कहाँ पे आप सामान को रखते हैं, याद करने के मतलब कहाँ पे फोर्स लगता है, तो यहाँ पे लगता है। तो ये आपका फर्स्ट श्रेणी में आता है। यहाँ पे आपका पूछा है ये किस श्रेणी का है ना, तो यहाँ पे देखिए एल यानी कि लोड आपको बता रहा है कि लोड बीच में लग रहा है, तो बताइए ये किस श्रेणी का होगा, ये आपका दूसरा श्रेणी का होगा। बीच में अगर लोड लगेगा तो ये सेकेंड श्रेणी का आता है, ठीक है। नंबर 66 बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही है बताइए, तो नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा, ठीक है। ओजोन रिक्तता जो है ये चर्म कैंसर के लिए, देखिए ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा नंबर 66 का। जैसे आपका यहाँ पे ना मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, ये अम्ल वर्षा दिया हुआ है ना, आप याद करिए अम्ल वर्षा नहीं बल्कि ये भोपाल गैस जो हुआ था कांड, वहीं पे मिथाइल आइसोसाइनेट का ही मतलब कहिए कि लीक हुआ था, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये अम्ल वर्षा के लिए ये जिम्मेदार होता है, ना कि दांत के लिए, ठीक है। और जो आपका ये फ्लोराइड प्रदूषण है, तो ये भोपाल गैस दिया हुआ ये तो होगा नहीं, फ्लोराइड की जगह यहाँ पे क्लोराइड प्रदूषण आप जान लीजिए दांत से रिलेटेड है, ठीक है। तो नंबर 67 देखिए, निम्न तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो खुद से दीप्त हो उठता है। नंबर सेकेंड श्वेत फास्फोरस। बताना है कि हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है कौन सी, तो नंबर 68 में आपको ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सनई, ध्यान रखेंगे। नंबर 69 देखिए, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है, नंबर तीसरा हो जाएगा एनिमल का चारकोल होता है, ठीक है। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका देखिए नंबर 4 वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसीलिए क्या होता है कि वायु भरे गुब्बारे में हीलियम और हाइड्रोजन की अपेक्षा मतलब उसे कहिए कि वरीयता दी जाती है। यहाँ पे समझिए वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को, समझेंगे, हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा मतलब कहिए कि प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ना वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण ये नहीं बनाता है, इसीलिए। नंबर 71 है गैफ्रीन होता है, बताइए गैफ्रीन क्या होगा, तो 71 का ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप हो जाएगा। नंबर 72 है हाइड्रोजन गैस का 1 मोल, जिसे आप अनुग्राम कहते हैं, ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 ग्राम ऊष्मा देता है। इन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने के लिए कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ना 72 का नंबर तीसरा 580 kg हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नंबर 73 है बताना है कि इंजॉर्ज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन किस चीज का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ऊंट का है। निम्न में से कौन सी क्रिया स्वंद वाष्पन से संबंधित है, नंबर आपका यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा ऊष्मा शोषण क्रिया से, ठीक है। नंबर 75 है प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह क्या होता है इन सब में से, नंबर फर्स्ट उसे आप रीछ के नाम से जानते हैं, ठीक है। भालू जो है एक सर्वाहारी जंतु है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 76 से आपका मैथ का क्वेश्चन है, पहले आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट और जो आपका प्लेटफॉर्म का ही टॉपिक वाइज बुक है वो आपको करवा दिया जाएगा, फिर आपको किरण का भी सेट करवा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले एक प्रैक्टिस सेट जो आपका है इसका प्लेटफॉर्म का ख़त्म हो चुका है, तो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का ही जो आपका टॉपिक वाइज मैथ्स का टॉपिक है वो आपके लिए आएगा, फिर आपको किरण का भी टोटल जो 75 क्वेश्चन बचता है वो करवा दिया जाएगा। आप लूसेंट के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लूसेंट को देखना चाहेंगे, अगर हाँ तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स बने रहिएगा विषय एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।